Cassiopeia A. This is a news from current affairs as well as science and tech as well as astronomy. तो बहुत ही इंपॉर्टेंट हो जाता है जब ये साइंस एंड टेक का न्यूज हो जाता है और एस्ट्रोनॉमी का भी। नासा का जो जेम्स वेब स्पेस टेलीस्कोप है उसने एक बहुत ही नया और बहुत ही एक यूनिक पिक्चर कैप्चर किया है। इट इज़ अ न्यू इमेज ऑफ अ स्टार दैट एक्सप्लोडेड इनटू द सुपरनोवा रेमनेंट कैसियोपिया ए। कैसियोपिया ए जो है ये एक मैसिव स्टार का सुपरनोवा का एक रेमनेंट है, अवशेष है। एक ऐसा मैसिव स्टार जो आज से 340 वर्ष पहले एक्सप्लोड कर गया था, उसका कुछ अवशेष बचा हुआ है, उसी को कहा जाता है सुपरनोवा रेमनेंट। ओके, सुपरनोवा रेमनेंट। और सुपरनोवा रेमनेंट कैसियोपिया ए के बारे में ये कहा जाता है कि ये मैनकाइंड के को जितना पता है, अब तक मानव ने जितना जाना है स्पेस को, इट इज़ द यंगेस्ट रेमनेंट ऑफ द मासिव स्टार इन आवर गैलेक्सी। हमारे गैलेक्सी दैट इज मिल्की वे में सबसे ज़्यादा मैसिव स्टार का सबसे यंगेस्ट रेमनेंट यही है, कैसियोपिया ए। सबसे यंगेस्ट, सबसे यंग है, सबसे नया है। और मैनकाइंड अब तक में इसी को जानता है कि ये सबसे नया है और मिल्की वे में है, हम इसे ढूंढ पाए हैं। इट बिलोंग्स टू द प्रोटोटिपिकल type of supernova remnant and has been extensively studied by a number of ground based and space based observatories। इसे अक्सर स्टडी किया गया है और इसके स्टडी से स्टार के बहुत सारे मिस्ट्रीज खुलते हैं। नासा के ही वेबसाइट पर आपको लिए चलता हूँ। ओके, सॉरी, ये नासा का वेबसाइट नहीं है, ये कोई और वेबसाइट है। नासा का ही एक पिक्चर पर आपको लिए चलता हूँ। देखो, ये लाइफ साइकिल ऑफ ए स्टार है। ये स्टेलर नेबुला जो होता है जिसमें कि बहुत सारे गैसेस होते हैं, हेवी गैसेस होते हैं, ये ग्रेविटेशन के कारण एक जगह आकर के इकट्ठा रहते हैं, कंडेंस्ड रहते हैं, एंड दैट थिंग इज कॉल्ड स्टेलर नेबुला। फिर ये अपने ग्रेविटेशन के कारण ये फिर इकट्ठा होते हैं, तो फिर ये एवरेज स्टार बन जाता है। छोटा अगर बना तो एवरेज स्टार कहेंगे, अगर बहुत बड़ा बन गया, ज़्यादा ग्रेविटेशनल फोर्स लगा और ज़्यादा पार्टिकल था, तो एक मैसिव स्टार बनेगा। और उस स्टार में क्या होगा, हाइड्रोजन भरा हुआ होगा और वो हाइड्रोजन हीलियम में फ्यूज करता चले जाएगा। तो फिर ये जो सन है, यही समझ लो कि अभी जो ये स्टेट है, अभी ये सन का स्टेट है और अभी सन इसी फेज में है, यानी कि स्टेलर नेबुला से अभी वो एवरेज स्टार बना ही है। मैसिव स्टार नहीं है सन, एवरेज स्टार है। आज इस तरह का है सन, हो सकता है 50 लाख या करोड़ों साल के बाद फिर क्या होगा, अरबों साल के बाद, कि जो सन है वो एक रेड जायंट बन जाएगा, यानी कि उसके सारे के सारे हाइड्रोजन हीलियम बन जाएंगे और इसकी अपनी एनर्जी कम हो जाएगी और फिर अपने ही ग्रेविटेशन के कारण ये सिकुड़ता चले जाएगा। कुछ ऐसा बात होगा कि ये जो सन होगा इसका सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स लगेगा। अगर आप ग्रेविटी पढ़े हैं तो आपको पता होना चाहिए कि अर्थ का जो ग्रेविटेशन होता है, अर्थ के ग्रेविटेशन अर्थ का सेंटर से लगता है, यानी कि अर्थ का सेंटर की तरफ हर एक बॉडी अट्रैक्ट होता है, फोर्स लगता है। तो ऐसी स्थिति में क्या होता है कि हम अगर सरफेस पर भी खड़े हैं तो हमें अर्थ जो है अपने सेंटर से खींचता है। तो सन का भी सेंटर से ग्रेविटेशनल फोर्स बहुत ज़्यादा लगेगा और धीरे धीरे ये क्या होगा कि अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण बहुत ज़्यादा श्रिंक होगा और श्रिंक होने के कारण इतना ज़्यादा अंदर से टेंशन हो जाएगा कि ये फिर प्लैनेटरी नेबुला में टूटेगा और नेबुला में टूटने के बाद ये वाइट ड्वार्फ बन सकता है। ये तो एक पॉसिबिलिटी है, जबकि वो स्टेलर नेबुला एवरेज स्टार बना हो। अगर वो मैसिव स्टार बना होता तो मैसिव स्टार से फिर वो रेड सुपर जायंट बनेगा। एवरेज स्टार रेड जायंट बना था, ये रेड सुपर जायंट बनेगा। जब इसका सारा हाइड्रोजन हीलियम में कन्वर्ट हो जाएगा तो उसके बाद ये रेड सुपर जायंट बनेगा एंड देन रेड सुपर जायंट अपने ही ग्रेविटेशनल फोर्स के कारण, अपने ही टेंशन के कारण बहुत ही तेज, बहुत ही बड़ा एक्सप्लोजन करता है एंड दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा। ओके, सुपरनोवा इज अ पावरफुल एंड ल्यूमिनस एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार। A supernova occurs during the last evolutionary stages of massive star or when a white dwarf is triggered into a runaway nuclear fusion। तो ये क्या है, तो यही कह लीजिए कि सन के लाइफ का एकदम लास्ट फेजेज में से एक है। और सुपरनोवा के बाद फिर दो पॉसिबिलिटी होता है कि या तो वो ब्लैक होल बन जाए या न्यूट्रॉन स्टार बन जाए। होता ये है कि जो
सुपरनोवा जब एक्सप्लोड करता है तो इतना मैसिव वहाँ पर ग्रेविटेशनल फोर्स लगता है उसके सेंटर की तरफ कि जो भी पार्टिकल होते हैं ना वो इतना इतना फोर्स के साथ एक दूसरे को क्रश करते हैं, इतना फोर्स के साथ एक दूसरे को क्रश करते हैं कि एटॉमिक लेवल तक वो क्रश कर देते हैं एक दूसरे को। उनका जो एटम के भीतर इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन होता है वो तक एक दूसरे को क्रश करता है, और क्रश करने के बाद सब कुछ न्यूट्रॉन में बदल जाता है, एंड दैट्स वाई इट इज़ कॉल्ड न्यूट्रॉन स्टार। तो न्यूट्रॉन स्टार बनता है, उसके बाद फिर वो भी ब्लैक होल बनता है, या फिर सुपरनोवा डायरेक्ट ब्लैक होल बन जाता है। लेकिन उसका रेमनेंट कई वर्षों तक, कई लाखों वर्षों तक स्पेस में रह जाता है, एंड दैट रेमनेंट इज कॉल्ड, रेमनेंट यानी कि अवशेष, दैट रेमनेंट इज कॉल्ड सुपरनोवा रेमनेंट। ओके, तो सुपरनोवा रेमनेंट इज द स्ट्रक्चर रिजल्टिंग फ्रॉम द एक्सप्लोजन ऑफ ए स्टार इन ए सुपरनोवा। जब कोई स्टार सुपरनोवा में कन्वर्ट होता है उस समय जो एक स्ट्रक्चर रिजल्ट करता है, यानी कि एक स्ट्रक्चर जो बचा रह जाता है, दैट इज कॉल्ड सुपरनोवा रेमनेंट। और ये बहुत ज़्यादा पावरफुल होता है, इसमें एक शॉक वेव एक्सपेंड होता रहता है, कंसिस्ट्स ऑफ इजेक्टेड मटेरियल्स एक्सपेंडिंग फ्रॉम द एक्सप्लोजन एंड द इंटरस्टेलर मटेरियल इट स्वाइप्स अप एंड शॉक्स अलोंग द वे। तो इस तरह की बातें इसमें होती है, ये है सुपरनोवा रेमनेंट वाली कंसेप्ट। उम्मीद है ये सारी बातें आपको समझ में आ गई होगी। अब थोड़ा सा कंसेप्ट यहाँ और है कि द रेमनेंट स्पेंस अबाउट 10 लाइट ईयर्स एंड इज लोकेटेड 10,000 लाइट ईयर्स अवे इन द कॉन्स्टेलेशन कैसियोपिया। तो हम लोगों से ये कितनी दूरी पर है, तो कहा जाता है कि ये 11,000 लाइट ईयर्स अवे है हमसे, और ये कितना स्पैन लिए हुए है, कितने दूर तक फैला हुआ है, तो ये कहा जाता है कि ये 10 लाइट ईयर्स तक फैला हुआ है। तो बहुत ही बड़ा एरिया हो जाता है 10 लाइट ईयर्स। दिस गिव्स इंफॉर्मेशन रिलेटेड टू द सुपरनोवा फेनोमेनन एंड इट्स कॉम्प्लेक्सिटीज़। और सुपरनोवा एक्सप्लोजन को लेकर के कुछ बातें यहाँ दी गई हैं, जो मैंने आपको अभी पिक्चर के द्वारा बताया था वही यहाँ पर पॉइंट वाइज आपको दे दिया गया है। अगर आपके पास टाइम है, ऑफ कोर्स होगा ही, निकालना पड़ेगा आपको, तो एक बार पॉज करके इसको पढ़िए, या नहीं तो करंट अफेयर्स के टेलीग्राम चैनल पर जाइए और वहाँ से ये PDF डाउनलोड करके उसको पढ़िए। एंड आई होप द क्रक्स ऑफ दिस इशू हैज़ बीन सॉल्व्ड। आपको एग्ज़ाम में इससे बेनिफिट ज़रूर मिलेगा।